जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। एमकेएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नया इत्तेहाद बन गया है और ये इस इलेक्शन का पहला इत्तेहाद है। एमकेएम जब भी किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद बनाती है तो वो पार्टी अगली बार इक़्तिदार में ज़रूर आती है। अब एमकेएम का शामिल हो जाना, क्या इसका ये मतलब लिया जाए कि अगली हुकूमत वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बन रही है? ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और एमकेएम इस बार सिंध में अपना चीफ मिनिस्टर बनवा पाएगी, क्योंकि ये भी खबर गर्दिश कर रही है कि इस बार चीफ मिनिस्टर सिंध का वो एमकेएम से होगा। क्या ये बात दुरुस्त है? हम ये भी आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और छक्का मार दिया। इमरान खान ने यह फैसला किया है कि ये खास तबके को टिकट देंगे। जो इलेक्शन होने वाले हैं 8 फरवरी को, उसमें पीटीआई एक खास तबका है जिसको मैक्सिमम टिकट देगी, बल्कि हो सकता है 88% जो टिकट्स हैं सिर्फ उन लोगों को मिलें। अब वो 88% वो कौन से लोग हैं जिनको टिकट्स मिलेंगे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और जो बाकी 12% टिकट्स मिलेंगे वो किन को मिलेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के व्लॉग में डिस्कस होगा। पीटीआई ने क्योंकि फैसला किया है कि अब वो टिकट एक खास तबके को देंगे, और वो खास तबका इस वक्त बड़ा पावरफुल है। और इमरान खान साहब की जेल के अंदर बैठ के ये रीडिंग है कि सिर्फ ये वो तबका है जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ टकरा सकता है और एस्टैब्लिशमेंट इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो तबका क्या है और क्यों उनको टिकट दिए जाएंगे, ये हम डेफिनेटली आगे चल के आपको बताएंगे। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि एंड पे जाके आपको पीटीआई का एक नया वर्जन मिलेगा और वो वर्जन वाकई बड़ा हैरानकुन है। लेकिन उससे पहले हम एमकेएम की तरफ आते हैं। आपको याद होगा कि एक वक्त था कि एमकेएम के कुछ लोगों ने कौमी असम्बली के सामने खड़े होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के बारे में क्या कुछ कहा था, आपको याद होगा। और अगर आपको याद नहीं है तो पूरा सोशल मीडिया इस वक्त उस क्लिप से, उस शार्ट से भरा पड़ा है। एक वक्त था जब एमकेएम के अंदर इल्ताफ़ हुसैन साहब का तोती बोलता था। इल्ताफ़ हुसैन साहब वाकई लीडर होते थे इस पार्टी के, और वो बाहर से फ़ोन करते थे, बल्कि खुद फ़ोन नहीं करते थे, उनके बिहाफ पे उनके कुछ लोग फ़ोन करते थे। और जिसको फ़ोन किया जाता था उसको कहा जाता था कि सीधे खड़े होके तुमने फौरी तौर पर यह कहना है। बल्कि इल्ताफ़ हुसैन साहब ये फैसला करते थे कि किस शख्स ने मुझे किस वक्त नेल्सन मंडेला कहना है, और फिर वो शख्स सामने खड़ा होके, पूरे मीडिया के सामने खड़ा होके इल्ताफ़ हुसैन साहब को नेल्सन मंडेला कहता था। फिर ये भी होता था कि किसी को एक टेक्स्ट मैसेज आ जाता था कि अबे खड़ा हो जा और ये कह दे, और वो खड़ा हो जाता था, वो कह देता था। और वो सोचता नहीं था कि मैं क्या कह रहा हूँ, और वो पूछता भी नहीं था कि हजूर मुझे आपने ये क्यों कह दिया कि मैं ये कहूँगा। बल्कि एक बड़ी दिलचस्प किस्म की कहानी है कि कराची के अंदर जब इल्ताफ़ हुसैन साहब खिताब करते थे तो वो अपने बड़े बड़े लीडर्स के बारे में अपने वर्कर्स को कहते थे कि उठो और इसको फेंटा लगा दो। और फिर वर्कर्स बाकायदा अपने जो बड़े बड़े लीडर, जो बड़े बड़े मशहूर नाम हैं, उनको थप्पड़ मार देते थे, बल्कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए जाते थे। फिर एक बार ऐसे भी हुआ कि लंदन के अंदर एक उनके जो बहुत बड़े लीडर थे उस वक्त के, उनके बारे में इल्ताफ़ हुसैन साहब ने फ़ोन पे कह दिया कि इसको टेबल के ऊपर लिटा के इसके कपड़े उतार दिए जाएँ। और उसके बाद उस लीडर ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, हाथ जोड़ के, हाथ बांध के, बल्कि वहाँ जितने लोग मौजूद थे उन सब ने बड़ी मुश्किल से भाई को राज़ी किया कि भाई इस तरह ना करें, चलें कम से कम चड्डी में तो रहने दें उनको। लेकिन बहरहाल लीडर ने कह दिया था कि नहीं, चड्डी भी उतारनी है। लेकिन बहरहाल एक शख्स की सिफारिश की बुनियाद पे उन्होंने उस बार ये नेक काम नहीं किया। लेकिन एक वक्त ये भी था। और ये जो आज क्लिप चल रहा है एमकेएम का, और वसीम अख्तर और हैदर अब्बास रिजवी साहब को मैसेज आया लंदन से, और उन्होंने कौमी असम्बली के सामने खड़े होके, पार्लियामेंट हाउस के सामने खड़े होके वो सब फरमुदात पूरी कौम के सामने रख दिए जो उन्हें लंदन से फीड किए गए थे, और उन्होंने फरमा दिया। बहरहाल ये एक पुरानी एमकेएम है। उसके बाद एमकेएम पाकिस्तान बन गई, और उस एमकेएम पाकिस्तान ने फिर पीटीआई के साथ इत्तेहाद किया। वो गवर्नमेंट फिर गई, फिर उस इत्तेहाद से निकले, फिर पीडीएम का हिस्सा रहे। अब नए इलेक्शंस हो रहे हैं तो अब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। यहाँ मैं एमकेएम की एक खूबी का एतराफ़ करना चाहता हूँ, और अगर हम उस खूबी का एतराफ़ नहीं करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है बड़ी ज़्यादती होगी एमकेएम के साथ। वो खूबी है रेलिवेंट। ये पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो हर किस्म के हालात में अपने आप को रेलिवेंट कर लेती है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये एमकेएम के बगैर नहीं चल सकती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमकेएम के बगैर नहीं चल सकती थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ एमकेएम के बगैर नहीं चल सकती थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब एमकेएम के बगैर नहीं चल सकते थे। फिर
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो MKM के बगैर इक़्तिदार नहीं बना सकती थी, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून MKM के बगैर इक़्तिदार नहीं बना सकती थी, और फिर उसके बाद PTI इक़्तिदार में आने के लिए उसे MKM की ज़रूरत थी, और अब फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसे इक़्तिदार में आने के लिए एक बार फिर MKM की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी बड़ा लीडर हो, कोई भी बड़ी सियासी जमात हो, जब वो गवर्नमेंट के करीब पहुंचती है तो उसे बहरहाल MKM के चप्पू की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि इस चप्पू के बगैर कश्ती नहीं चल सकती इक़्तिदार की। तो ये MKM का क्रेडिट है कि एक छोटी सी जमात जो सिंध के 2 बड़े शहरों तक महदूद है, जो अर्बन सिंध है सिर्फ उस तक महदूद है, उतनी छोटी सी जमात जो है आप उसके बगैर ना इक़्तिदार में आ सकते हैं और ना आप हुकूमत चला सकते हैं। तो ये MKM का क्रेडिट है और ये इसका कमाल है। लेकिन इस बार मुझे यूँ महसूस होता है कि MKM जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिली है, तो अब कराची के अंदर और सिंध के अंदर बड़ी तब्दीली आ रही है, और वो बड़ी तब्दीली ये है कि शायद इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर हुकूमत ना बना सके। वफाक की बात तो आप छोड़ दें, अलग हो जाएं उससे, लेकिन ये जो सिंध के अंदर पिछले 15 साल से मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ रही थी, शायद इस बार इनको वो मौका ना मिल सके, क्योंकि इस बार ना सिर्फ MKM को सपोर्ट किया जा रहा है, उनको तगड़ा किया जा रहा है, बल्कि जो सिंध की दूसरी मकामी पार्टी हैं उन सबको भी इकट्ठा किया जा रहा है। तो शायद इस बार जो कौम परस्त पार्टियाँ हैं सिंध की, वो फिर उसके साथ JUI, और फिर उसके साथ साथ MKM, और फिर एक PTI का मुनहरफ ग्रुप जो PTI को छोड़ रहा है और वहाँ से एक नई फोर्स के साथ वो निकल रहा है, और शायद वो और कुछ आज़ाद लोग, इन सब को मिला के पहली मरतबा सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माइनस करके MKM को शायद इक़्तिदार दे दिया जाए। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या MKM के चीफ मिनिस्टर को सिंध के लोग कबूल कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे सिंधी और नॉन सिंधी का एक बहुत बड़ा तनाज़ा है जो ज़ाहिर आने वाले दिनों में भी सामने आएगा। तो उसके लिए MKM के पास 2 ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन तो ये होगा कि वो डट जाएं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा MKM का उर्दू स्पीकिंग शख्स जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, और अगर MKM इस पर डट जाती है और रियासत उनको सपोर्ट करती है और मियां नवाज शरीफ साहब खुल के उनका साथ देते हैं, तो फिर पहली मरतबा ये इंकलाब आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता और MKM को महसूस होता है कि हमें थोड़ी सी फेस सेविंग करनी चाहिए, अभी वो वक्त नहीं आया कि हमारा चीफ मिनिस्टर सूबे को चला सके, तो फिर हो सकता है MKM के अंदर जो मौजूद सिंधी लोग हैं उनमें से किसी MPA को चूज़ करके फिर इक़्तिदार उसके हवाले कर दिया जाए। तो इससे ये होगा कि MKM भी इक़्तिदार में आ जाएगी, और वो जो सिंधी महाजर डिवाइड वहाँ पे मौजूद है उसमें जो सिंधी बरादरान हैं उनको भी थोड़ी सी तारीफ़ कलब हो जाएगी। वो भी खुश हो जाएंगे कि जो भी है जी MKM ही है, लेकिन बहरहाल फ्रंट पे जो है वो हमारा सिंधी भाई है। तो इससे शायद को मामलात वहाँ पे सेटल हो जाएं। लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि जो आने वाले इलेक्शन है उसमें पहली मरतबा MKM को कोई बड़ी सपोर्ट मिल रही है, और शायद पीपल्स पार्टी को पहली मरतबा सिंध के अंदर ठीक ठाक किस्म का धचका लगे, क्योंकि जो बार बार आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से ये कहा जा रहा है ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, तो ये एक रियलिटी वैसे अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को महसूस हो रही है, और इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बड़ी लेट निकल रही है। अब देखें बिलावल भुट्टो साहब या आसिफ अली जरदारी साहब अब जाके एक्टिव हुए हैं, और अब जो इतनी लेट एक्टिव हुए हैं तो उसका उनको नुकसान होगा। अब सवाल ये है कि इतना लेट एक्टिव क्यों? उसकी वजह यह है कि उससे पहले उनको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं उनकी डील हो जाएगी, लेकिन वो डील नहीं हो सकी। लिहाजा जब डील नहीं हो सकी और आखिर में MKM ने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कश्ती में छलांग लगा दी, तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब को फील हुआ कि अब गेम हमारे हाथ से निकल गई है, अब हमें कुछ ना कुछ हाथ पांव मारने पड़ेंगे। इसीलिए अब आसिफ अली जरदारी साहब के दौरों का सिलसिला शुरू हो गया, और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो भी KPK में जा रहे हैं। तो अब ये जो बिलावल भुट्टो साहब और उसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब अब एक्टिव हो गए हैं, और साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दूसरे लीडर्स हैं वो भी एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन अब लेट बहुत हो चुके हैं, क्योंकि जोड़ तोड़ जो है उससे मामलात आगे निकल गए हैं। अब बाप पार्टी इनके पास नहीं है, उसके साथ साथ जो PTI पार्लियामेंटेरियन है वो बन गई है, और जनूबी पंजाब के जो लोग हैं उन्होंने पार्टी बना ली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और MKM जिनके साथ कुछ न कुछ कहीं ना कहीं दाल गलने का चांस था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जा चुकी है, और GDA वैसे ही आपको पता है सिंध के अंदर वो एंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो इन हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फील हो रहा है तो शायद अगले इलेक्शन में ये सिंध से भी अपने हाथ धो बैठें। अब होता क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहरहाल एक खूबी है कि हर किस्म के हालात के अंदर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि इनको जनरल ज़ियाउल हक भी नहीं मार सके थे। और उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जब उतना बड़ा झटका ये पार्टी बर्दाश्त करेगी तो मेरा ख्याल है ये झटका भी बर्दाश्त कर जाएगी। हम PTI की टिकटों की तरफ आते हैं। आपने अगर देखा हो पिछले 1.5 साल के अंदर
تو آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ وہ تمام لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے انہیں کسی نہ کسی جگہ سے ہیٹ ضرور ملتی گئی. کچھ لوگ گھروں سے غائب ہو گئے, کچھ لوگوں نے پہلے دن ہی جا کے پارٹی سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا, کچھ لوگ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے, کچھ لوگ جو ہیں وہ پرویز خٹک صاحب کی پارٹی میں شامل ہو گئے, کچھ لوگوں نے سیاست سے تائب ہونے کا اعلان کر دیا اور گھروں میں بیٹھ گئے, کچھ لوگوں نے معافی مانگی اور غائب ہو گئے, کچھ لوگ اب آج تک اپنے گھر واپس نہیں جا سکے وغیرہ وغیرہ. تو پی ٹی آئی کے اوپر بڑا برا وقت آیا, اور جو بھی شخص جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بہت کلوز ہے اسٹیبلشمنٹ کے, اس شخص کے ساتھ بھی کوئی بہت اچھا سلوک نہیں ہوا, جس میں شیخ رشید صاحب آپ کے سامنے تازہ ترین مثال ہیں کہ شیخ رشید صاحب کو بھی چلے کے عمل سے گزرنا پڑا, اور اب بھی وہ کہتے ہیں کہ میرا 30 کلو وزن جو ہے چلے کی نظر ہو گیا. تو وہ سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا, کچھ نہ کچھ رگڑا سب کو لگا. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر جن میں سے کسی شخص کو ابھی تھوڑی سی بھی ہیٹ نہیں پہنچی, اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ریاست شاید ان کو ٹچ نہیں کرنا چاہتی. اور پی ٹی آئی کا تو اپنا کلیم یہ ہے کہ ریاست یہ صرف وہ طبقہ ہے جس سے ریاست ڈرتی ہے. ہمارے پاس یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے ریاست خائف ہے. اب پی ٹی آئی کے لیڈر نے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 88% جو ٹکٹس ہیں ان لوگوں کو دیں گے, اس طبقے کو دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ وہ 88% کن کو ٹکٹس ملیں گے اور اس کا کس طبقے کے ساتھ تعلق ہے, اور وہ ہیں وکلا. کیونکہ عمران خان صاحب کی اب تک ریڈنگ ہے کہ بابر اعوانی کیوں نہ ہو, علی ظفری کیوں نہ ہو, شعیب شاہینی کیوں نہ ہو, نعیم حیدر پنچوتائی کیوں نہ ہو, ایون افضل مروتی کیوں نہ ہو, لطیف کھوسائی کیوں نہ ہو, چودھری اعتزاز احسنی کیوں نہ ہو. تو جو لوگ میرے وکلا ہیں, جو وکلا کی ٹیم میں شامل ہیں, جس میں عمیر نیازی صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے, سلیمان صفدر صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے, تو خان صاحب کی ریڈنگ یہ ہے کہ ابھی تک ان کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہوا, اور اگر پرچہ ہوا بھی ہے تو ان کو گرفتار نہیں کیا گیا, اور اگر ان کی گرفتاری ہوئی بھی ہے تو ان کو فوری طور پر چھوڑ دیا گیا. لہذا پی ٹی آئی کی ریڈنگ یہ ہے کہ یہ ہمارے وکلا وہ واحد طبقہ ہے کہ جس کو ابھی تک رگڑا نہیں لگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ بڑے تگڑے ہیں اور ریاست ان سے خائف ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 88% اپنے جو ٹکٹس ہیں وہ اپنے وکلا کو دیں گے. تو اب جو شخص بھی ٹکٹ کے لیے اپلائی کرے گا اس کا پروفائل دیکھا جائے گا. اس پروفائل میں یہ چیز دیکھی جائے گی کہ کیا وہ وکیل بھی ہے, اور اگر وکیل ہے تو کیا ایکٹیو وکیل ہے, اور اگر وہ ایکٹیو وکیل ہے تو کیا وہ بار ایسوسیشن کا کوئی عہدیدار بھی ہے. تو اب ان چیزوں کو دیکھ کے پی ٹی آئی اپنے ٹکٹوں کا فیصلہ کرے گی. تو آنے والے دنوں میں ایک تو وہ تمام وکلا جو اس وقت عمران خان صاحب کا کیس لڑ رہے ہیں ان سب کو پہلے پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان سب کی ٹکٹیں پکی ہیں. یہ اپلائی کریں یا نہ کریں, یہ بہرحال پی ٹی آئی کی طرف سے امیدوار ہیں. اور اس کے بعد عمران خان صاحب صرف 12% دوسرے لوگ ہوں گے جن کو ٹکٹس جاری کریں گے, اور وہ 12% وہ لوگ ہوں گے جو ڈائی ہارڈ ورکرز ہیں ان کے, جو باہر سے نہیں آئے, جو شروع سے پی ٹی آئی 1996 سے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, اور وہ غریب طبقے کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور ہر قسم کے حالات میں بھی انہوں نے پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو جو باقی 12% لوگ ہوں گے وہ پارٹی کے ڈائی ہارڈ ورکرز ہوں گے, پرانے ورکرز ہوں گے, اور جنہوں نے ہر قسم کے حالات میں عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا وہ ہوں گے, اور غریب طبقے کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا. تاکہ یہ جو ایک امپریشن ہے کہ پی ٹی آئی امیر لوگوں کی پارٹی ہے, یا پھر وہ فیشنیبل لوگوں کی پارٹی ہے, یا پھر وہ پڑھے لکھوں کی پارٹی ہے, اس چیز سے نکال کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ غریب آدمی کی پارٹی ہے, یہ آنسٹ لوگوں کی پارٹی ہے, اور یہ درمیانے طبقے کی پارٹی ہے. تو 12% لوگ وہ لوگ ہوں گے جو پڑھے لکھے ہوں گے, درمیانے طبقے سے ہوں گے, پرانے ورکرز ہوں گے, غریب ہوں گے, اور 88% وہ لوگ ہوں گے جو وکلا ہوں گے اور کسی نہ کسی وکلا کی باڈی کا حصہ ہوں گے, اور وہ ایکٹیو وکالت کر رہے ہوں گے. تو یہ ایک نئی اسٹریٹجی عمران خان صاحب کی سامنے آئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر فرض کرنے کہ وکلا واقعی الیکشن لڑنے کا اعلان کرتے ہیں اور ان سب کو ٹکٹس جاری کر دیے جاتے ہیں, تو پھر میاں نواز شریف صاحب یا اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کو روکے گی کیسے, یا الیکشن کمیشن ان کے اوپر پابندی کیسے لگائے گا؟ میرا خیال ہے ایک ابھی آپشن موجود ہے, اور وہ آپشن شاید اسٹیٹ ایکسرسائز کرے, اور وہ آپشن یہ ہے کہ پارٹی پر ہی پابندی لگا دی جائے. اب پارٹی پہ اگر پابندی ہوگی تو کہاں کا ٹکٹ, کہاں کا الیکشن, اور کہاں کے ایم این اے اور کہاں کے ایم پی اے.